पिछली क्लास की कंटिन्यूटी में आज हम फिर बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, संगठन के बारे में। और इसका आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, संगठन संरचना। संगठन की जब बात करते हैं हम इसको जब नाउन फॉर्म में देखते हैं तो नाउन फॉर्म में ये क्या क्या फॉर्म ले सकता है, किस किस तरीके से इसको तैयार किया जा सकता है, किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको एक सिस्टमैटिक अप्रोच के रूप में अपन काम में लें। तो हमारे सामने अब पहले स्ट्रक्चर की बात कर लें। स्ट्रक्चर का मतलब है एक शेप कह लो, आउटलाइन कह लो, आकृति कह लो, रूपरेखा कह लो, किसी भी तरीके से जो संगठन होता है वो किस तरह का दिखाई देता है, किस तरह की उसकी फॉर्मेटिंग है, वो मिलके बनता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो संगठन के बारे में हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये जैसे कैसे बनता है। वैसे बेसिकली बात तो ये है जो इसकी प्रोसेस कल हमने चर्चा की, वो प्रोसेस ही सही मायनों में ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करती है। और उसके स्टेप्स अपन ने देख लिए थे कि हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्लान्स ऑफ एक्शंस क्या हैं, एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, ग्रुपिंग कैसे करनी है, फिर उसकी ऑथोरिटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे असाइन करनी है, और एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, ये हमारी जो एक प्रोसेस होती है। इसके बाद में अब जो एक शेप हमको नजर आती है, कितने लोग हैं, कितने कैडर हैं, कितने लेवल्स हैं, उसके आधार पर जो फ्रॉम टॉप टू बॉटम उनके रिलेशनशिप्स की स्थिति बनती है। तो हमारे सामने कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर निकल कर आते हैं। तो एक तो मैं लिस्ट आपको बता देता हूँ। सबसे पहली जो इसकी फॉर्म होती है उसको बोलते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इसको बोलेंगे रेखा संगठन। लाइन, और लाइन का मतलब है स्ट्रेट लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब रिलेशनशिप्स एक सीधी रेखा के रूप में आते हैं, अभी डायग्राम बनाएंगे आपके सारे क्लियर कर देंगे। तो एक स्ट्रेट लाइन अगर आ रही है तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या शेप लेता है वो कहलाता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात कर लें लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको नाम देते हैं रेखा एवं कर्मचारी संगठन। लाइन यहां पर भी है, यानी टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप स्ट्रेट लाइन के रूप में आ रहे हैं। लेकिन जहां पर जरूरी है वो लेवल्स जहां पर वर्कलोड ज्यादा हो सकता है या एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो एक्सपर्ट्स लोगों के साथ जोड़ दिए जाते हैं। ये बन जाता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम पेंडिंग छोड़ रहे हैं, डायग्राम्स हम सबको क्लियर कर देंगे आपके लिए। तीसरी पॉपुलर फॉर्म आती है, इसको नाम देते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम होगा क्रियात्मक संगठन। और ये जो नाम है ये फॉर्म दी हुई हमारी, जिसको कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, F.W. टेलर। F.W. टेलर का दिया हुआ कंसेप्ट है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, छोटे से छोटा काम भी एक्सपर्ट से ही हम करवाते हैं, अगर फाइनेंशियल कैपेसिटी आपकी अलाउ करती है। ये जरूरी नहीं कि ऐसा फॉर्म तैयार किया जाए, कब करेंगे फिर हम बाद में डायग्राम के साथ चर्चा कर लेंगे। चौथी जो फॉर्म की बात आती है इसको बोलते हैं हम प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसको नाम देंगे परियोजना संगठन। और परियोजना अगर सिंपल में बात की है तो ये टेम्पररी प्लान्स है हमारे। कोई काम जो एक टाइम बीइंग के लिए है, लिमिटेड टाइम के लिए है, स्पेसिफिक ओकेजन के लिए है, उसके लिए संगठन बना लेते हैं, बाद में उसको डिस्पर्स कर दिया जाता है, विखंडित कर दिया जाता है। तो ये परमानेंट नेचर का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। प्रोजेक्ट चलेगा तब तक ये ऑर्गेनाइजेशन काम आएगा, उसके बाद में इसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। एक नाम आता है इसमें मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलेंगे हम आगू संगठन। आगू संगठन इसमें क्या होता है, फंक्शनल और प्रोजेक्ट, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को कंबाइनली अगर हम एक सेटअप में डाल दें तो यह ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है हमारा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। और एक लास्ट जो हमारे पास इसकी कैटेगरी बनती है उसको नाम देते हैं कमेटी ऑर्गेनाइजेशन।
कमेटी जैसा नाम से स्पष्ट इसको कहेंगे समिति संगठन। जहां पर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की जाती है, जहां पर जॉइंट डिसीजंस लिए जाते हैं, वहां पर कोई एक अथॉरिटी या कोई एक लेवल कोई काम करने के लिए या डिसीजन लेने के लिए एंटाइटल नहीं होता है, बल्कि जब भी कोई प्रॉब्लम आई या जब भी आपको कोई डिसीजन लेना है तो एक कमेटी फॉर्म कर दी जाती है, कमेटी को हैंड ओवर कर दिया जाता है। वो प्रॉब्लम क्या जाए, प्रॉब्लम से हमारा इंटरेक्शन कैसे हुआ, इस प्रॉब्लम का समाधान हमको किस रूप में देखना है, ये एक आइडिया कमेटी को दे दिया जाता है। और कमेटी क्या करेगी, वो अपनी मीटिंग करेगी, डिस्कशन करेगी, उसके बाद में किसी भी एक असम्पशन तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। ये हमारा कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। ये है 6 फॉर्म है। तो जब भी संगठन की बात आती है आपके दिमाग में एक बात घूमनी चाहिए कि संगठन की शेप, आउटलाइन या स्ट्रक्चर क्या होता है। वो इन 6 में से कोई एक तरीके का हो सकता है। एक अपन ऐसा डायग्राम बना लेते हैं जिसमें सभी को हम कैसे शो कर सकते हैं, उसकी एक रूपरेखा भी आपको मिल जाएगी, एक प्रैक्टिस भी आपको हो जाएगी, और एग्जाम में डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन जब करना पड़े तो आपकी उसमें भी हेल्प मिलेगी। तो अपन ये मान के चलते हैं फिक्टिशियस सिचुएशन है, एक काल्पनिक स्थिति कि ऐसा आइडियल होना चाहिए। जब स्थितियाँ 2 तरह की होती है, तो आइडियल सिचुएशन, आइडियल का मतलब है ऐसा होना चाहिए, और एक होता है एक्चुअल कि वास्तव में क्या हुआ। तो हम बात कर रहे हैं आइडियल की। आइडियल में क्या होना चाहिए कि जैसे अपने टॉप मोस्ट जो पोजीशन होती है, एक एक्सट्रीम लेवल, हाईएस्ट लेवल पर जो हायरार्की में होता है उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्योंकि आप सभी जानते हैं आजकल कंपनियां कैसे बनाई जाती है, कंपनियां बनाई जाती है जॉइंट स्टॉक कंपनीज। कंपनी बन गई, शेयर इशू हो गए, और जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो सब कंपनी के ओनरशिप में पार्टिसिपेशन करते हैं, और सब लोग मैनेजमेंट तो नहीं कर सकते। तो उनके जो पार्टिसिपेशन के लिए आधार पर अपॉइंटमेंट किया जाता है डायरेक्टर्स का, वो उनका टॉप मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है। कंपनी को चलाने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं हम कंपनी के संचालक। तो ये संचालक कंपनी के हाईएस्ट कैडर में होते हैं, या जो टॉप मैनेजमेंट कहा जाता है। आज की डेट में अगर मान लो किसी का पर्सनल कोई बिजनेस हाउस है, वहाँ पर ये अलग होना कोई जरूरी नहीं है, वहाँ पर खुद भी वो चेयरमैन के रूप में या आपके CEO के रूप में इस हाईएस्ट पोजीशन पर हो सकता है। वो कंपनी से कंपनी डिफर कर सकती है। हमने शुरू में क्या बात की, आइडियल सिचुएशन कि आदर्श ऐसा होता है या होना चाहिए। अब एक्चुअल क्या होता है वो कंपनी से कंपनी में डिफर करेगा। अब मान लो इसके सबऑर्डिनेशन में एक कैडर हमने बनाया है, इसको नाम दिया हमने जनरल मैनेजर। कुछ कंपनियां मैनेजिंग डायरेक्टर भी बना सकती हैं। जनरल मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर में क्या डिफरेंस होता है ये भी आप देख लो। जनरल मैनेजर का एक ऐसा कैडर है जिसमें मैनेजमेंट के जनरल एस्पेक्ट सारे सेंट्रलाइज होते हैं। मैनेजमेंट का जितना भी हम कह सकते हैं फंक्शनिंग हो सकता है, उसके जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं, वो जिस लेवल पर सेंट्रलाइज होते हैं वो पोस्ट होती है जनरल मैनेजर। और एक दूसरी हमारे पास रैंक जिसको नाम देते हैं MD, मैनेजिंग डायरेक्टर। उसमें 2 चीज़ आती है, मैनेजर और डायरेक्टर। वन ऑफ द डायरेक्टर हु हैज बीन एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज मैनेजरियल कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजिंग डायरेक्टर। उसको मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब है वो डायरेक्शन भी करेगा, वो कंपनी का मैनेजमेंट भी करेगा। तो ये आप कर सकते हैं, उसमें भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप नाम MD यहाँ रखना चाहें या जनरल मैनेजर रखना चाहें वो किया जा सकता है। अब इसके नीचे अगली रैंक हम ला रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं हम डिपार्टमेंटल मैनेजर। विभागीय प्रबंधक। तो जितने भी हम देखते हैं मार्केटिंग मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, HR मैनेजर है, ये सारे के सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं। इनके जिम्मे वन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट आता है, एक डिपार्टमेंट के लिए जिनको सारी शक्तियां दी गई है, उसके बारे में डिसीजन मेकिंग और उसका इम्प्लीमेंटेशन ये कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए। हालांकि हम सब जानते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यहाँ पर भी काम आती है। इंटर डिपार्टमेंटल कुछ एक्टिविटीज़ होती है, उसका दूसरे डिपार्टमेंट के साथ लाइन होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन इन जनरली होता है कि डिपार्टमेंटल मैनेजर आ गया। अब इसके सबरिलेशन में अगली हम रैंक अगर बनाने की कोशिश करें तो इसको नाम दे सकते हैं हम सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजर पर्यवेक्षक।
सुपरवाइजर की सिंपल डेफिनेशन ये है, सुपरवाइजर इज द इमीडिएट बॉस ऑफ वर्किंग ग्रुप्स। जो काम करने वाले लोग हैं उनका जो इमीडिएट सुपरवाइजर है, इमीडिएट बॉस है, वो कहलाता है पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर। तो इसका काम ये है सुपरवाइज करना। जो फैक्ट्रीज में काम होता है, वर्कप्लेस पर काम होता है, उसको मॉनिटर करना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको सुपरवाइज करना, ये काम होता है सुपरवाइजर का। और इसके सबऑर्डिनेशन में अगर बात करें तो हमारे पास आ जाता है वर्किंग ग्रुप्स। कार्यकारी समूह। सुपरवाइजर वर्किंग ग्रुप का बॉस है, डिपार्टमेंटल मैनेजर सुपरवाइजर का बॉस है, जनरल मैनेजर डिपार्टमेंटल मैनेजर का बॉस है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसके बॉस के रूप में काम करता है। तो हायरार्की है। तो हमारी जो पहली फॉर्म है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसीलिए आती है, यहाँ पर क्या होता है, ये रिलेशंस ऐसे होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाती है और हमारा ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, रेखा संगठन। इसमें क्या हुआ, टॉप मोस्ट से लेके जो बॉटम तक हमारी जितने भी लेवल्स हैं, जितने भी रैंक है, वो सभी कवर हो जाते हैं, लेवल स्ट्रेट लाइन हो जाते हैं, इसलिए नाम इसका लाइन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सिंपल है, ट्रेडिशनल है, हर व्यक्ति को पता होता है वो कहाँ पर रिसर्च कर रहा है, उसका अधिकारी कौन है, उसका अधीनस्थ कौन है, सब लोगों को पता होता है। अब यहाँ पर लाइन और स्टाफ कैसे बनता है, उसको इसी डायग्राम के साथ अपन कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं इसको। कि मान लो इस जगह पर हमने ये परफोरेटेड लाइन से यहाँ पर बनाया हमने कंपनी सेक्रेटरी, या इधर भी हमने डायग्रामेटिकली इस तरह से ले जा सकते हैं। इसको हम कहें एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजर, प्रशासकीय सलाहकार। रिक्वायरमेंट अगर है तो ये हमने कर लिया। अब मान लो इस जगह पर करें तो यहां पर एडवर्टाइजिंग ऑफिसर या एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट कर दें। यहां स्ट्रेट लाइन की बात करें और ये जो बात करें लाइन में स्टॉप कैसे दिखा रहे हैं हम, ये लेफ्ट से या राइट में कहीं भी कर दो, इसका लोकेशन बदलेंगे नहीं, उसका लोकेशन वही रहेगा, लेकिन क्या होगा, ये सेटअप ये बताता है डॉट लाइनों से जब लेफ्ट या राइट में कोई भी आपको पद नाम दिखे, डिजिग्नेशन दिखे, तो इसका मतलब होता है दे आर इन कंसल्टेंसी रोल, उनका परामर्शदात्री भूमिका में काम में लिया जा रहा है। ये लोग क्या कर सकते हैं, वो आपको एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे, मानना है या नहीं मानना है ये लाइन अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन एक हेल्प मिलती है। जब लाइन ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी हमने, वहाँ पर हर व्यक्ति के जिम्मे जो काम है खाली वही करता है। अगर एक्स्ट्रा बर्डन है या एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है, वो कहीं पर उसकी मदद नहीं मिलती, वो मदद यहाँ पर मिल सकती है। तो ये हो गया लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि जितने भी काम हैं वो सब कामों के लिए, एक काम के लिए एक एक्सपर्ट। जैसे ये डिपार्टमेंटल मैनेजर कहेंगे कि मान लो इसको फाइनेंशियल मैनेजर कहें, तो फाइनेंशियल मैनेजर एक रोल होते हुए भी इसके अलावा फाइनेंस से रिलेटेड जो भी बात है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की है, चाहे वो रिस्क एनालिसिस की है, चाहे वो किसी भी तरह का टैक्स रिलेटेड क्वेरी है, इन सब के लिए एक एक एक्सपर्ट उस कंसर्न डिपार्टमेंटल मैनेजर के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है और वो फुल टाइम मेंबर होते हैं। ये है खाली आपको कंसल्टेंसी देंगे, मानना नहीं मानना आपकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन ये फुल टाइम रोल में रहेंगे। जो भी एक्सपर्ट्स आ गए वो कंपनी का इनसेपरेबल पार्ट है, कंपनी का आवश्यक अंग है और उसके आधार पर कंपनी का सेटअप। अब कहाँ पर करेंगे ये भी अब देखने वाली बात होती है। अगर फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी है, अगर आप बियर कर सकते हैं, इतना फाइनेंशियल बर्डन बियर कर सकते हैं, तो ये फॉर्म आपके लिए बहुत अच्छा फॉर्म है। टेलर का दिया हुआ कंसेप्ट है और साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरफ हमको ले जाता है, तो इसकी रोल हम समझ सकते हैं, इसका जो भूमिका की बात कर सकते हैं वो भी हम समझ सकते हैं।
अब बात कर लो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट का भी बात की थी अपन ने। दिस इज अ टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन। कोई स्पेसिफिक काम आपने हाथ में लिया, कोई स्पेसिफिक फंक्शन है या इवेंट है, और उस समय उसके रिक्वायरमेंट, जैसे कॉलेजों में होता है, अपने यहाँ पर क्या होता है, छात्र संघ उद्घाटन समारोह होता है, एनुअल फंक्शन होता है, तो उसके लिए एक सेटअप तैयार किया जाता है, एक कमेटी उसके लिए बना ली जाती है। उसके बाहर से कोई लोग नहीं होते हैं, वो कंपनी का ही पार्ट होते हैं, उनके जिम्मे कुछ टास्क दे दी जाती है, और जैसे वो काम खत्म होता है वो सब लोग वापस अपने अपने ओरिजिनल काम के ऊपर चले जाते हैं। तो अगर रिक्वायरमेंट है तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सकता है, टेम्परेरी ये काम करेगा। अब बात करते हैं अपन प्रोजेक्ट मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो मैट्रिक्स में क्या बात की हमने, मैट्रिक्स इन दोनों का मिला जुला रूप है। यानी एक तो हम चल रहे हैं सुपर स्पेशलाइजेशन, हर काम एक्सपर्ट कर रहे हैं, और दूसरी हमारे पास प्रोजेक्ट कभी खत्म होने वाले नहीं है, लगातार प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। तो अगर दोनों चीज़ों को, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप को और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप को एक साथ डिस्प्ले कर दिया जाए तो ये फॉर्म कहलाती है मैट्रिक्स या आधुनिक संगठन संरचना। और ये जो आखिरी फॉर्मेट है कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, कमेटी में बात यही है कि ये स्पॉन्टेनियस फॉर्म की जाती है। कोई काम आने पर, कोई प्रॉब्लम आने पर, कोई समस्या आपके सामने आ गई, उस समय कमेटी का फॉर्मेशन कर दिया जाता है, कमेटी को मामला हैंडओवर कर दिया जाता है, कमेटी डिस्कशन सेशंस कंडक्ट करती है, कमेटी किसी कंक्लूजन पर पहुंचती है। और क्योंकि कमेटी में क्या होता है, लगभग सारे डिपार्टमेंट्स, लगभग सारे यूनिट्स या सारी पार्टीज जो कंसर्न होती है उन सबका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, इसलिए अब जो भी जजमेंट आएगा वो सभी के लिए एक्सेप्टेबल होगा, ये मान के चल सकते हैं। तो ये हमारे पास 6 पॉपुलर फॉर्म है। कौन सा करें, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये हमें देखना है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर लाइन ऑर्गेनाइजेशन से काम चल सकता है, इट्स ओके। लाइन के साथ स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, इस मोड में जा सकते हैं। आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप फंक्शनल में मूव कर सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइम बिंग कोई एक्टिविटी है उसके लिए काम में लिया जाता है। मैट्रिक्स इन दोनों को मिलाकर, फंक्शनल और प्रोजेक्ट दोनों को मिलाकर ये कंपोजिशन तैयार होता है। और कमेटी जिसमें कंसेंसस जुटाना, आम सहमति इकट्ठी करना, ये हमारा इंटेंशन होता है। और कमेटी में कौन मेंबर होंगे पहले डिसाइडेड भी नहीं होता है। इसलिए जो शुरुआत की 5 फॉर्म है इसको डायग्रामेटिकली हम प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कमेटी ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी डायग्राम के माध्यम से प्रेजेंटेशन भी संभव नहीं है। तो बिल्कुल क्लियर रखना कि संगठन कैसा होगा, संगठन इनमें से कौन सा होगा, और ये प्योरली उस कंपनी के ऊपर, कंपनी का जो थिंकिंग टैंक होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस फॉर्म के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसको रिवाइज करें, संगठन के बारे में अपनी जो भी नॉलेज है आप उसको और स्ट्रॉन्ग बनाए रखें, और जब भी कोई रिक्वायरमेंट पड़े आप पूछ लेना, एजुकेशन नहीं करना है। गुड लक।